देखो मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूं, धमाका करने के लिए। This whole scam or whatever you call irregularities has been not committed by any one person or any one group of person. It is the whole business. 1992 भारतीय हिस्ट्री का वो साल जब भारत का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट घोटाला लोगों के सामने आता है और भारत के पूरे वित्तीय बाजार को हिलाकर रख देता है। घोटाला भी छोटा मोटा नहीं, लगभग 4000 करोड़ रुपए का। अगर आप 1992 के 4000 करोड़ रुपए की वैल्यू आज के टाइम में देखोगे तो लगभग 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए के बीच होगी, जो कि विजय माल्या और नीरव मोदी के घोटाले से भी कहीं ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं हर्षद मेहता की, जिनके जीवन पर आधारित 2020 में हर्षद मेहता स्कैम 1992 वेब सीरीज रिलीज हुई थी, जिसके बारे में तो शायद आप जानते ही होंगे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हर्षद मेहता ने इतना बड़ा घोटाला किया कि वो शेयर मार्केट के बेताज बादशाह से स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े घोटालेबाज बने, और साथ में उनके जीवन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को गुजरात के राजकोट में छोटे से व्यापारी परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ समय बाद उनके पिता शांतिलाल मेहता अपने परिवार के साथ मुंबई में शिफ्ट हो गए थे। वहां पर उन्होंने अपना छोटा सा टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। काफी कोशिश की, लेकिन वो बिजनेस सफल नहीं हो पाया। उसके बाद वो अपने परिवार के साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में शिफ्ट हो गए। उनके पिता ने रायपुर में अपना बिजनेस जमाया और इसी शहर में हर्षद मेहता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी की। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद हर्षद मेहता अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए मुंबई में शिफ्ट हो गए और साल 1976 में लाला लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल की। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ हर्षद मेहता ने सीमेंट और हौजरी बेचना, हीरे चुनना जैसी छोटी मोटी नौकरियां भी की। लगभग 8 साल तक उन्होंने इसी प्रकार की नौकरियां की। उसके बाद उनके स्टॉक मार्केट के सफर की शुरुआत हुई, जब उन्होंने न्यू इंडिया इंश्योरेंस नाम की कंपनी को सेल्स पर्सन के रूप में ज्वाइन किया, और वहीं पर जॉब करते करते उनकी दिलचस्पी शेयर मार्केट में बढ़ने लग गई और साल 1981 में इस नौकरी को छोड़कर हरजीवन दास नेमीदास सिक्योरिटीज नाम की ब्रोकरेज फर्म को ज्वाइन कर लिया और वहीं पर प्रसन्न परिजीवन दास को अपना गुरु मान लिया और उनके साथ काम करते करते स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ सीखा। उसके बाद साल 1984 में उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड नाम की कंपनी को शुरू किया और इसी के साथ में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE में ब्रोकरेज की मेंबरशिप ले ली। और ये वक्त था जब उनका स्टॉक मार्केट में बेताज बादशाह बनने का सफर शुरू हुआ, या यूं कहें कि भारत के स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा घोटालेबाज बनने का सफर शुरू हुआ। हर्षद मेहता ने साल 1984 से 1990 तक अपनी कंपनी को देश की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में पहुंचा दिया था। इतनी सफलता पाने के बाद हर मैगजीन, हर न्यूज में वो एक सेलिब्रिटी की तरह छाने लगे। बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े लोग उनसे मिलने के लिए हमेशा तैयार रहा करते थे। उस समय हर्षद मेहता जिस भी शेयर को हाथ लगाते थे, उस शेयर की वैल्यू आसमान छूने लगती थी। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, उन्होंने ACC सीमेंट का शेयर 200 रुपए में खरीदकर उस शेयर की वैल्यू को 9,000 रुपए तक बढ़ा दिया था। जहां एक और लोग उनकी स्टॉक मार्केट में सफलता को लेकर हैरान हो रहे थे, तो कई लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा कि कोई स्टॉक मार्केट में इतना सटीक कैसे हो सकता है। और इन्हीं सवालों के आने के बाद हर्षद मेहता का आसमान से जमीन पर गिरने के सफर की शुरुआत होने लगी। वो साल था 1992 जब हर्षद मेहता के घोटालों का पर्दाफाश हुआ, जब 23 अप्रैल 1992 में टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचिता दलाल ने ये पर्दाफाश किया और इस खबर को सुनकर बहुत से लोगों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। सुचिता दलाल की रिपोर्ट जैसे ही लोगों के सामने आई, उसके बाद हर्षद मेहता के खिलाफ एक के बाद एक सबूत मिलने शुरू हो गए और एक के बाद एक जितने भी घोटाले उसने किए थे, वो सारे घोटाले लोगों के सामने आने लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि आखिर कैसे हर्षद मेहता इतने सालों तक इतने बड़े घोटाले करते रहे और किसी को इस बात का पता तक नहीं चला। इसके जवाब भी सुचिता दलाल ने अपनी रिपोर्ट में दिए थे।
सुचिता ने बताया कि हर्षद बैंक के नियमों में कमियां ढूंढकर उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करके फायदा कमाया करता था। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो हर्षद इस काम को अंजाम देने के लिए रेडी फॉरवर्ड डील का इस्तेमाल किया करता था। इस स्कैम को अच्छे से समझने के लिए आपको सबसे पहले बैंकों के उन बेसिक्स नियम का पता होना जरूरी है, जैसे कि रेडी फॉरवर्ड डील, जिसका इस्तेमाल करके हर्षद मेहता स्कैम किया करता था। दरअसल उस समय आरबीआई की तो ऐसी गाइडलाइन हुआ करती थी जिसका पालन हर किसी बैंक को उस समय में करना ही पड़ता था। सबसे पहली गाइडलाइन थी CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशो। इसके अकॉर्डिंग किसी भी बैंक को अपने टोटल पैसे यानी कि अपने बैंक में टोटल कैश का एक निश्चित अमाउंट आरबीआई के पास डिपॉजिट करके रखना पड़ता था, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट रेट पर इसकी वजह से जो बैंकों के पास कैश इन हैंड होता था वो थोड़ा कम हो जाता था। और दूसरी गाइडलाइन थी SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसके मुताबिक बैंक के पास जितनी भी डिपॉजिट होती थी उनमें से एक निश्चित अमाउंट उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना पड़ता था। ऐसे सिस्टम में कई बैंक ऐसे थे जिनके पास कैश बहुत ज्यादा था लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं थी, और बहुत से बैंक ऐसे थे जिन पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ज्यादा थी लेकिन कैश ज्यादा नहीं हुआ करता था। नियमों की वजह से उस समय बैंकों के बीच में बायर एंड सेलर का मार्केट क्रिएट हो चुका था। जैसे कि किसी भी बैंक का कैश कम हो जाया करता था तो दूसरे बैंक से कुछ समय के लिए पैसे लोन पर लिया करता था। वो उस लोन के बदले में अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दूसरे बैंक को दिया करता था, और जैसे ही लोन चुका दिया जाता था सिक्योरिटीज बैंक को वापस मिल जाया करती थी। और इस प्रोसेस को करने के लिए बैंक रेडी फॉरवर्ड डील का इस्तेमाल किया करते थे। इसमें सिर्फ एक दिक्कत आती थी, वो दिक्कत थी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को फिजिकली एक बैंक से दूसरे बैंक में ले जाना, क्योंकि सिर्फ थोड़े टाइम के लिए लिया जाता था और उस समय पेपर वर्क ज्यादा हुआ करता था। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए BR यानी बैंक रिसिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जगह बैंक रिसिप्ट दे दिया करता था, और जब भी बैंक का लोन चुका दिया जाता था तो बैंक रिसिप्ट को कैंसिल कर दिया जाता था। ये काफी ऑफिशियल तरीके से होता था। तो हर्षद मेहता ने उस समय के नियमों में इसी कमी का फायदा उठाया और वो बैंकों में एक दूसरे से लोन दिलवाने वाला ब्रोकर बन गया, जो कि गवर्नमेंट की और आरबीआई की नजरों में गैर कानूनी था। आरबीआई का ये नियम था कि दो बैंक आपस में डील कर सकते हैं, बीच में कोई भी ब्रोकर डील नहीं कर सकता। फिर भी हर्षद मेहता और सारे बैंक ब्रोकर का इस्तेमाल करते थे, तो ऐसे में इसी चीज का फायदा हर्षद मेहता ने उठाया। हर्षद मेहता बैंक को लोन दिलवाने के बदले उनसे बैंक रिसिप्ट ले लिया करता था और दूसरे बैंक से लोन लेकर उस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा दिया करता था। फिर उससे प्रॉफिट कमाने के बाद बैंक के पैसे वापस लौटा दिया करता था, या फिर तीसरे बैंक से पैसे लेकर वो पहले बैंक को लौटा दिया करता था। यही काम वो लगातार करता रहता था। हर्षद मेहता की हद तब ज्यादा हो गई जब उसने कुछ बैंकों के बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर नकली बैंक रिसिप्ट बनवाकर गैर कानूनी तरीके से दूसरे बैंकों से पैसे लेने शुरू करे, और इन बैंक के पैसों को इलीगल तरीके से स्टॉक मार्केट में लगाया जाता था। धीरे धीरे स्टॉक मार्केट के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ने लगे, और इसी तरीके से भारत की हिस्ट्री में 1992 स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम बना। और इस स्कैम का पर्दाफाश करने में सुचिता दलाल ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और इसके बाद ही देश की बड़ी बड़ी एजेंसी जैसे आरबीआई, सीबीआई, ईडी ने इन घोटालों की जांच की और एक के बाद एक घोटाले सामने आते गए, और हर्षद मेहता के खिलाफ 600 से ज्यादा सिविल सूट और 70 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिसके लिए सीबीआई ने उन्हें और उनके भाइयों को 9 नवंबर 1992 के दिन गिरफ्तार कर लिया था। हर्षद को गिरफ्तार करने के बाद उन पर अलग अलग तरह के मुकदमे चलाए गए, लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही केस में दोषी पाया गया। इसके लिए उन्हें सिर्फ 5 साल की सजा सुनाई गई थी। हर्षद महाराष्ट्र की थाने जेल में कैदी थे, जहां पर 31 दिसंबर साल 2001 की रात सीने में दर्द होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये था हर्षद मेहता का स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम। इसमें उसने वित्तीय बाजार को हिलाकर रख दिया। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही हिस्ट्री से जुड़ी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।